नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे किसके नियंत्रण की, किसके कंट्रोल की बात कही गई है। जो प्रशासन है, जो हमारा लोक प्रशासन है, लोक सेवक है, प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन में सेवा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर नियंत्रण की बात कही गई है। जो हमारी कार्यपालिका है, भारत सरकार की जो कार्यपालिका है, उसमें सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और उसके अंतर्गत कई मंत्री काम करते हैं, और उनके अनेक मंत्रालय होते हैं। तो मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग संचालित होते हैं और विभागों में जो नियुक्ति होती है वो कई कर्मचारियों की होती है, कई लोक सेवकों की होती है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो। तो उसके अंतर्गत कई कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना। जो कार्यपालिका है तो उसके दो पद निर्धारित किए जाते हैं। एक स्थायी पद होता है जिसमें सारे मंत्री परिषद के लोग आते हैं, और जो स्थायी पद होता है, जो परमानेंट पद होता है, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लोक सेवक है, उनका जो पद होता है वो स्थायी होता है। अस्थायी कौन होता है? जो मंत्री परिषद होते हैं। तो वो अस्थायी रूप से 5 साल काम करते हैं। उनका समय जो होती है, कार्य अवधि होती है, वो निर्धारित होती है। उसके बाद वो सेवा को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो कर्मचारी होते हैं, प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं, उनका जो समय काल है, उनकी जो कार्य अवधि है, वो परमानेंट होती है। जब तक वो रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक वो काम करेंगे। तो इनके कंट्रोल की बात कही गई है ना। कंट्रोल की बात कही गई कि इनके ऊपर कैसे नियंत्रण लाया जाएगा, क्या क्या विधियां होंगी, किस प्रकार से नियंत्रण लाया जाएगा, नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं। तो किसी उद्देश्य से कोई ना कोई तो मोटिव होगा ना नियंत्रण करने का, कि क्यों नियंत्रण किया जाना चाहिए, कि अपना वो काम सही ढंग से करे। एक लोक सेवक के ऊपर जब तक तंज नहीं कसा जाएगा, जब तक उनके लिए कुछ नियम नहीं बनाए जाएंगे, नियंत्रण उनके ऊपर नहीं किया जाएगा, तब तक वो क्या करेंगे, अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे। तो ये मानसिकता है, ये मानसिकता है। तो इसी वजह से नियंत्रण को लाया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है लोक सेवकों के ऊपर, लोक प्रशासन के ऊपर, जो लोगों के बीच अपना शासन कर रहे हैं। तो बात करते हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स की। लोक सेवक के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट्स का कहने का मतलब क्या है कि जो लोक सेवक हैं उनको उत्तरदायित्व बनाने के लिए, उनको उत्तरदायी बनाने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, कि वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हों, अपने काम के प्रति जिम्मेदार बने। इसीलिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? कई विधियां लाई जाती हैं, कई नियम बनाए जाते हैं, जिसके तहत उनको क्या किया जाता है, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। तो कई नियम बनाएंगे और कहेंगे कि भाई आप इस नियम के अनुसार ही काम करेंगे, नियम के अनुरूप ही अपना काम करेंगे, नियम के बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। तो ये होता है नियंत्रण, जिससे उनके कार्य और व्यवहार के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके, बल्कि दंडित भी किया जा सके। यदि एक लोक सेवक अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है जनता के प्रति, तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो कई सारी जो मेथड्स होते हैं वो नियंत्रण के होते हैं, और वो एक लोक सेवक के ऊपर लागू होते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया के तहत प्रशासन को गहरी निगरानी में रखा जाता है। उसके ऊपर कई नियम लगाए जाते हैं, उसके ऊपर कई विधियां बनाई जाती हैं, है ना। तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। आप नियंत्रण करिए। एक जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो कई विधियां बनाएगी, कई नियम बनाएंगी, जिसके तहत उनको 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। एक लोक सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा, एक लोक सेवक जो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके दायरे से बाहर हो। कहने का मतलब होता है कि सेवा नियम बनाए जाते हैं, बाकायदा उनके सेवा के नियम होते हैं। सेवा के नियम में पूरी तरह डिस्क्राइब किया जाता है कि आप एक लोक सेवक की तरह कैसे काम करेंगे शासन में, प्रशासन में।
नियंत्रण की प्रक्रिया कई निकायों द्वारा की जाती है। नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, कंट्रोल का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो कई निकायों द्वारा किया जाता है। जैसे विधायिका, जो भारत सरकार की विधायिका है, जिसमें सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होता है और संसद होती है, तो उसके माध्यम से नियंत्रण किया जाता है लोक सेवक के ऊपर, लोक प्रशासन के ऊपर। कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका मतलब जो मंत्री परिषद है, सबसे प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कार्यपालिका के, तो उनके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है लोक सेवक और प्रशासन के ऊपर। न्यायपालिका के माध्यम से भी नियंत्रण रखा जाता है। मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यदि ये तीनों कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोक सेवक के काम की निगरानी नहीं कर रहे हैं, लोक सेवकों के कार्य व्यवहार का ब्यौरा नहीं ले रहे हैं, तो मीडिया वहां पहुंच जाएगी। मीडिया जितना भी सारा A to Z पूरा ब्यौरा है, पूरा उसके काम का लेखा जोखा, वो सामने ले जाके कार्यपालिका के सामने प्रस्तुत कर देगी। सरकार के पास ले जाके उसके पूरे काम का हिसाब किताब रख देगी। तो मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। नियंत्रक के उद्देश्य क्या क्या है? हमारे सिलेबस में केवल और केवल बाहरी नियंत्रण दिया हुआ है। नियंत्रण दो तरीके से रखा जाता है लोक प्रशासन और लोक सेवकों के ऊपर। आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से, आंतरिक नियंत्रण मतलब जो विभागीय नियंत्रण होता है, विभाग के अंतर्गत जो नियंत्रण करने के कानून बनाए जाते हैं, तो वो नियंत्रण होते हैं। और एक होता है बाहरी नियंत्रण। तो बाह्य नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? विधायिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से, न्यायपालिका और मीडिया। तो हमें बाह्य नियंत्रण के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दिया हुआ है। तो अब नियंत्रण के उद्देश्य पढ़ते हैं क्या क्या है। लोक सेवक सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन के दौरान अपने विवेक एवं विशेष अधिकारों का प्रयोग करें, है ना। जो लोक सेवक हैं, हर जगह सार्वजनिक मामले हैं, चाहे वो स्कूल का कोई टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो, चाहे वो अस्पताल का कोई डॉक्टर हो, तो सभी मामलों में वो अपने विवेक से काम ले, और अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करे, अपने अधिकारों को सही तरीके से इस्तेमाल करे, है ना। निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं, कानूनों और परंपराओं के तहत काम करें। जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून लाए गए हैं, है ना, जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून लाए गए हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, एक लोक सेवक को जो काम करना, उसी काम को करे, उसी नियम के अनुसार करे, उसी कानून के अनुसार करे। एक लोक सेवक ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे जनता को हानि पहुंचे, जनता को नुकसान हो, जनता परेशान हो। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर रोक लगाना। जैसे कि जो धन आ रहा है, चाहे वो कॉलेज के लिए आ रहा हो, चाहे वो स्कूल के लिए आवंटित किया जा रहा हो, अनुदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका दुरुपयोग ना करे, क्योंकि ये जो धन है वो सार्वजनिक धन है, जनता का धन है। क्यों जनता का धन है? जो जनता टैक्स देती है, उसी के माध्यम से सबको पेमेंट मिलती है, वही कॉलेज में अनुदान के रूप में जाता है। तो धन का दुरुपयोग नहीं करें। एक लोक सेवक, एक लोक प्रशासन, जो लोक प्रशासन में काम कर रहा है व्यक्ति, वो धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, उस पर रोक लगाएं। लोक सेवक और विशेष अधिकारों का प्रयोग जनहित के लिए करें, ना ही स्वहित के लिए। जो लोक सेवक हैं, अपने जो उनके विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनको मिले हैं, तो उनका उपयोग जो है वो जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए करें, है ना कि स्वहित के लिए। जैसे कि एक पुलिस वाला है, तो अपने पर्सनल, जो पुलिस को कई शक्तियां मिलती हैं, जज को कई शक्तियां मिलती हैं, तो ये नहीं कि जब उसका कोई पर्सनल, कोई भी व्यक्तिगत उसका कोई मामला है, तो जेल में उसका कोई संबंधी आके जेल में आ गया, सजा की, किसी ने कुछ किया, कुछ भी किया, कोई आपराधिक है तो उसको जेल में लाके बंद किया, दूसरे दिन उसको ऐसे ही ले जाके छोड़ दिया, है ना। तो क्या हुआ कि एक अपराधी को वो छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं जनता को हानि वो पहुंचा रहा है अपने माध्यम से। तो क्या करे, अपने हित के लिए
लिए नहीं कि हमारे परिवार को, हमारे संबंधी को कोई परेशानी ना हो और जनता को परेशानी हो, जनता परेशानी से जूझे और हमारा जो हित है हम वो करें। तो अपने हित के लिए नहीं काम करना है, जनहित के लिए काम करना है। निरंकुशता, भ्रष्टाचार, स्वैच्छारिता पर अंकुश रखने के लिए भ्रष्टाचार ना करे। भ्रष्टाचारी एक लोक सेवक है जो प्रशासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी ना बने, है ना। एल.डी. वाइट के अनुसार लोकतांत्रिक प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो लोकतांत्रिक प्रशासन है, हमारा प्रशासन कैसा है, लोकतांत्रिक है। जो सरकार है वो जनता के द्वारा लाई गई है, तो उन पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, एल.डी. वाइट का कहना है। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, मतलब सरकार पर नियंत्रण रखेंगे कभी तभी काम सही ढंग से होगा, तभी जनता की भलाई है। सत्ता जितनी अधिक होती है उतनी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि सत्ता जितनी ज़्यादा होती है, जितनी मजबूत होती है, उतनी मजबूती से नियंत्रण भी रखा जाना चाहिए। तो ये एल.डी. वाइट का कहना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है। सत्ता जो होती है वो भ्रष्ट करती है, भ्रष्टाचार फैलाती है, और जो पूरी सत्ता है वो पूरे तौर पर भ्रष्ट करती है। ये लॉर्ड एक्टन का कहना है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, जवाबदेही और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ भाई, जवाबदेही और जो नियंत्रण है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि जवाबदेही का मतलब क्या है कि आपको ये काम करना है, आप इस काम के प्रति जवाबदेहिता करेंगे, जवाबदेही बनेंगे, है ना। नियंत्रण भी मतलब वो काम आपको करना है और उसी दायरे में रहकर वो काम करना है, जरूरी है। किसी काम के लिए जवाबदेही और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन पर नियंत्रण दो तरीके से रखा जाता है। लोक सेवकों पर नियंत्रण दो तरीके से रखा जाता है। जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के अंतर्गत ही लोक सेवक काम करते हैं, तो लोक प्रशासन पर नियंत्रण दो तरीके से रखा जाता है, आंतरिक नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण। इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल। तो हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल कंट्रोल की बात करी गई है, तो हम एक्सटर्नल कंट्रोल की जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो एक्सटर्नल जो कंट्रोल है विधायिका के माध्यम से हो, प्रशासन पर नियंत्रण कार्यपालिका के माध्यम से हो, न्यायपालिका के माध्यम से हो, तो हम सारे बाह्य नियंत्रण की चर्चा करेंगे। आंतरिक नियंत्रण विभाग के द्वारा किया जाता है ना। प्रशासन पर जो आंतरिक नियंत्रण है वो विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग में जितने भी कानून होंगे, नियम होंगे, उनके अनुसार एक लोक सेवक को चलना पड़ेगा। बाह्य नियंत्रण मतलब जो बाहरी जो एजेंसियां हैं, जैसे हमारी जो सरकार है, सरकार में 4 एजेंसियां हैं, है ना। 4 आप कह सकते हैं कि 4 तरीकों से हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, हमारा जो भारत, उसमें काम होता है। न्यायपालिका के माध्यम से, चाहे वो न्याय की बात हो, कार्यपालिका के माध्यम से जो कार्य सारे होते हैं वो मंत्रालय के माध्यम से किए जाते हैं, विभागों के माध्यम से किए जाते हैं, विधियां बनाई जाती हैं, नियम लाए जाते हैं वो विधायिका के माध्यम से। तो क्या होते हैं, ये कंट्रोल करेंगे। यदि प्रशासन पर ये कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बाह्य नियंत्रण कहलाएगा, एक्सटर्नल कंट्रोल कहलाएगा। आंतरिक नियंत्रण क्या कहलाएगा, जो विभाग के द्वारा अंदर ही कंट्रोल किया जाए, मतलब विभाग के माध्यम से ही कंट्रोल लाया जाए लोक प्रशासन पर। आंतरिक नियंत्रण थोड़ी सी जान लेते हैं क्या है। आंतरिक नियंत्रण की प्रकृति द्विमुखी होती है। कैसी होती है? द्विमुखी होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक कैसे होती है? जब किसी जो कोई लोक सेवक है, कोई कर्मचारी है, उसको प्रोत्साहित किया जाए, है ना, उसके ऊपर नियंत्रण लाया जा रहा है। किसके माध्यम से? प्रोत्साहन के माध्यम से। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी हमको उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे, तो उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा है नकारात्मक।
दूसरी प्रकृति है नकारात्मक, उनको दंड दिया जाएगा। यदि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ये नियम बनाए हैं, आपको पद से हटा दिया जाएगा, पेमेंट कम कर दी जाएगी, पेमेंट्स में से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे। तो ये क्या प्रकृति कैसी है? आंतरिक नियंत्रण की द्विमुखी है। आंतरिक नियंत्रण को कार्यपालिका और विभागीय प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। जो विभाग होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत काम करते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत कई मंत्री होते हैं, कई मंत्रालय होते हैं, और मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग होते हैं। तो ये जो है आंतरिक नियंत्रण वो कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है, और किसके माध्यम से? विभागीय प्रक्रियाओं के माध्यम से, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत ही विभाग आते हैं। पद सोपानिक संरचना द्वारा उत्पन्न नियंत्रण। जो पद सोपानिक संरचना है, जैसे कि जो पद में हायरार्किकल पोस्ट है ना, हायरार्की जो जैसे पद के हैं, जैसे हमारे ऊपर एक लोक सेवक है, लोक सेवक के ऊपर दूसरा लोक सेवक, उसका उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, फिर उसके ऊपर मंत्री होगा। तो मतलब इनके माध्यम से, अपने पदाधिकारी के माध्यम से क्या हुआ, एक लोक सेवक के काम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये पद सोपानिक संरचना द्वारा उत्पन्न नियंत्रण कहलाता है ना। निरीक्षण क्या होता है? मतलब जांच किया जाए, जांच प्रक्रिया के माध्यम से उनके काम का ऑब्जर्वेशन किया जाए, है ना, निरीक्षण किया जाए बाकायदा। बजटरी नियंत्रण मतलब कि क्या होगा, वित्त में, बजट में नियंत्रण रखा जाए, बहुत ही प्रमुख नियंत्रण है। वित्त के माध्यम से कंट्रोल करना कि आपको इतना बजट आवंटित होगा, इतना ही बजट मिलेगा, उसके अंदर में ही आपको खर्चे करना है, उसके अंदर में ही आपको काम करना है, उसके अंदर ही आपको इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्थान का संचालन करना है। व्यवसायिक मानदंड जिनका पालन करना लोक सेवकों के लिए जरूरी माना जाता है। व्यवसायिक मतलब जो आपका व्यवसाय है, चाहे वो बैंक में मैनेजर के लिए हो, चाहे वो टीचर, स्कूल के टीचर के लिए हो, तो उनका जो व्यवसाय है उनके मापदंड के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। एक टीचर केवल पढ़ाएगा, एक प्रोफेसर केवल पढ़ाएगा, प्रिंसिपल दूसरा काम करेगा, बाबू दूसरा काम करेगा, क्लर्क दूसरा काम करेगा, है ना, ऑपरेटर जो है ना, तो इनका सबका काम अलग अलग होगा, सब अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। ये है आंतरिक नियंत्रण, जो विभाग और कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। बाह्य नियंत्रण की बात करते हैं। बाह्य नियंत्रण में क्या है? लोक प्रशासन पर नियंत्रण बाहरी नियंत्रण कहलाता है और 4 एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। विधायिका, जो भारत सरकार की विधायिका है, उसके माध्यम से लोक प्रशासन में नियंत्रण किया जाता है। दूसरा कार्यपालिका के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, जनता, नागरिक और मीडिया के माध्यम से। भाई आप कुछ गलत करोगे तो जनता बिल्कुल धरना प्रदर्शन करने लगेगी कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। विधायिका क्या होती है? विधायिका में सबसे बड़ा क्या होते हैं? सबसे बड़े राष्ट्रपति होते हैं, और संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। इसीलिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। और नियंत्रण कौन करेगी? तो लोक प्रशासन पर नियंत्रण कौन करेगी? विधायिका करेगी, क्योंकि विधायिका के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता के प्रति उनको उत्तरदायित्व होना ही पड़ेगा, उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रालय है ना, वो कहीं ना कहीं किसके? विधायिका के भी सदस्य हैं, क्योंकि जो सांसद है वही मंत्री होते हैं, कार्यपालिका में मंत्री की तरह काम करते हैं। तो ये भी क्या होंगे? ये भी क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे लोक प्रशासन पे। नहीं तो जनता उनको अगले समय में उनको जनता अपना जो प्रतिनिधि है वो नहीं चुनेगी। न्यायपालिका में जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, वो कुछ नए नियम कानून बनाएगी। कानून के अंतर्गत ही एक लोक प्रशासन, एक लोक सेवक काम करेगा, है ना, उसके ऊपर नियंत्रण लाएगा। मीडिया, जनता, नागरिक। मीडिया का तो बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे आपने अभी करंट की न्यूज़ सुना होगा, बिहार की एक घटना है। एक लड़की कान का ऑपरेशन करवाने गई और उसका हाथ, कुछ डॉक्टरों ने, मतलब जो डॉक्टर थे उनको हाथ काटना पड़ गया, तो वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। ये तीनों इन तीनों ने कोई काम नहीं किया, है ना। तो जनता सबसे पहले कौन एक्टिव हुआ? मीडिया
मीडिया एक्टिव हुई और मीडिया के माध्यम से हर जगह ये बात पहुंच गई, शिकायत हो गई। और तो ये क्या है, ये नियंत्रण का ही माध्यम है कि भाई ये तीनों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है और कार्य का जो विस्तार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होता है जन जन पे ध्यान देना, लेकिन जो मीडिया है वो अपना काम कर ही देती है। तो ये रही बाह्य नियंत्रण की बात, और बाह्य नियंत्रण ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। आंतरिक नियंत्रण में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा, पद सोपानिक संरचना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, निरीक्षण के माध्यम से, बजटरी के माध्यम से, है ना। आंतरिक नियंत्रण में कुछ और हैं, जैसे कि कार्य कुशलता का भी सर्वेक्षण किया जाता है, पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, गोपनीयता प्रतिवेदन जो होता है, जो वार्षिक रिपोर्ट होता है, सीक्रेट रिपोर्ट, वो क्या होता है प्रिंसिपल जो हेड होता है उस विभाग का, डिपार्टमेंट का, वो अपने जो कर्मचारी है उनकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके बना करके कहाँ देता है, विभाग में देता है, विभाग मंत्रालय को देता है, फिर मंत्री उनके काम का ब्यौरा लेते हैं, लेखा जोखा देखते हैं कि उनका काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, उसी के माध्यम से उनको प्रमोशन दी जाती है।